हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवता का अंत। क्या पढ़ने वाले बच्चों? दो ध्रुवता का अंत। सिलेबस की वीडियो जिसने नहीं देखी वो पहले सिलेबस की वीडियो देख ले, जब आपको समझ आ जाएगा कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट दो ध्रुवता का अंत है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक होने वाला है बच्चों सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है कितने देशों में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। आज ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक ध्रुवीय विश्व का उदय। एक ध्रुवीय विश्व का उदय यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व कायम हो जाता है और पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो जाता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मध्य एशिया व संकट। मध्य एशिया का संकट यानी कि अफगान संकट पढ़ने वाले हैं। अफगानिस्तान की राजधानी पे किसने कब्जा कर लिया, किसने मदद दी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फिर इसके बाद पढ़ेंगे खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध। ये दोनों खाड़ी युद्ध भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण यानी कि CIS। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। फिर इसके बाद 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो नोट्स और कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए और इसके नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। पहला पॉइंट देखो आप सभी के सामने है, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जब लगे कि वास्तव में युद्ध होकर रहेगा परंतु युद्ध नहीं होता है। शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता था बर्लिन की दीवार को। किसको माना जाता था फ्रेंड्स? बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। कब खड़ी करी गई फ्रेंड्स? 1961। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी करी गई और ये 9 नवंबर 1989 में जनता द्वारा घेर दी गई। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी करी गई और 9 नवंबर 1989 में घेर दी गई जनता द्वारा। ये बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी फ्रेंड्स? 150 किलोमीटर लंबी थी। और ये बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक फ्रेंड्स? 28 वर्षों तक खड़ी रही। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई, 28 वर्षों तक खड़ी रही, 9 नवंबर 1989 में जनता द्वारा घेर दी गई और ये 150 किलोमीटर लंबी थी। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर 1991 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब होता है फ्रेंड्स? 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991। बर्लिन की दीवार कब खड़ी करी गई? 1961। कितने वर्षों तक? 28। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर। कब घेर दी गई? 9 नवंबर 1989। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ का जन्म कब हुआ? सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थी? हम ये सब पढ़ेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं फिर अगला पॉइंट, सोवियत संघ। क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स? सोवियत संघ। सोवियत संघ का जन्म या सोवियत संघ का उदय 1917 की रूसी क्रांति। सोवियत संघ का जन्म 1917 की रूसी क्रांति या इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं या इसी को साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं। साम्यवादी क्रांति। सोवियत संघ का जन्म 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ। सोवियत संघ का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद। USSR अस्तित्व में आया और ये सोवियत संघ समानतावादी, समाजवादी विचारधारा पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? समाजवाद विचारधारा पे आधारित थी और ये पूंजीवाद का विरोध करती थी। समझ गए फ्रेंड्स? ये थी सोवियत प्रणाली। इसी को क्या बोला? सोवियत प्रणाली, कि ये साम्यवादी विचारधारा पे आधारित थी। समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सोवियत प्रणाली की विशेषता। आपने अभी क्या क्या देखा? बर्लिन की दीवार देख ली जो कि 1961 में खड़ी करी गई और 9 नवंबर 1989 को घेर दी गई। ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी और बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। समझ गए?
फिर उसके बाद हमने देखा सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली। सोवियत संघ का जन्म 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुआ। अब आगे हम देखेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषता। सोवियत प्रणाली की विशेषता, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करती थी और समाजवाद विचारधारा के आदर्शों पे प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता फ्रेंड्स, सोवियत प्रणाली समाजवाद पे आदर्शों पे आधारित थी और पूंजीवाद का विरोध करती थी। दूसरी विशेषता, सोवियत प्रणाली एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी फ्रेंड्स? एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी, प्लानिंग करती थी। सबसे पहले इसने प्लानिंग करी थी 1928, जिसे बोला गया पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले कौन सी योजना बनाई इन्होंने? पंचवर्षीय योजना। इसी से ही भारत ने देख करके सेम टू सेम पंचवर्षीय योजना लिया है और यूज करता है। सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता फ्रेंड, समाजवाद के आदर्शों पर प्रेरित, पूंजीवाद का विरोध। दूसरी क्या थी? एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। 1928 में इन्होंने पंचवर्षीय योजना अपनाई, सारी चीजें प्लानिंग करके चलती थी। तीसरी विशेषता थी यहाँ पे एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। कौन सी पार्टी का दबदबा? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। यहाँ पे 70 वर्षों तक एक ही पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा। चौथी विशेषता, न्यूनतम जीवन स्तर, मतलब एक व्यक्ति को जीने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है वो सरकार देगी। कौन देगी फ्रेंड्स? सरकार देगी। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, ये सब कौन देगी? सरकार। पहली विशेषता, समाजवाद के आदर्शों पर प्रेरित, पूंजीवाद का विरोध। दूसरी विशेषता, नियोजित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना 1928। तीसरी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। कितने वर्ष? 70 वर्ष। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा 70 वर्षों तक। चौथी विशेषता, न्यूनतम जीवन स्तर, रोटी, कपड़ा, मकान कौन देगी? सरकार। पांचवी विशेषता, बेरोजगारी ना होना। यहाँ पे रोजगार की गारंटी थी, रोजगार का अधिकार था। ये पांचवी विशेषता थी। छठी विशेषता, उन्नत संचार प्रणाली। यहाँ पे संचार प्रणाली उन्नत थी, टेलीविजन सुविधाएं थी। सातवीं विशेषता, मिल्कियत का प्रमुख रूप, पूरे मिल्कियत का प्रमुख रूप, राज्य का स्वामित्व। किसका स्वामित्व फ्रेंड्स? राज्य का स्वामित्व। आठवीं विशेषता, उत्पादन के साधन, यानी कि पिन से लेकर के कार तक उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। किसका नियंत्रण फ्रेंड्स? सरकार का नियंत्रण। हमने सोवियत प्रणाली की विशेषता देख ली। कितनी विशेषता देखी? 8। पहली, समाजवाद के आदर्शों पर प्रेरित, पूंजीवाद का विरोध। दूसरा, नियोजित अर्थव्यवस्था। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। चौथा, न्यूनतम जीवन स्तर, बेरोजगारी नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली, मिल्कियत का प्रमुख रूप, राज्य का स्वामित्व और संसाधनों के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? अगला टॉपिक बनता है दूसरी दुनिया। अब देखो यहाँ ये विश्व है, विश्व का यूरोप है। क्या है? यूरोप। यूरोप, आधा यूरोप था यूएसएसआर के पास। किसके पास फ्रेंड्स? यूएसएसआर के पास। आधा यूरोप किसके पास? यूएसएसआर। आधा यूरोप अमेरिका के पास। समझ गए? थोड़ा सा यूरोप यूएसएसआर के पास, थोड़ा अमेरिका। तो यूएसएसआर के पास जो यूरोप था वो था पूर्वी यूरोप। कौन सा यूरोप फ्रेंड्स? पूर्वी यूरोप। अमेरिका के पास जो यूरोप था उसे बोला पश्चिमी यूरोप। तो दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या बनेगी? सोवियत खेमे में शामिल, सोवियत खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहा गया। दूसरी दुनिया किसे कहा गया फ्रेंड्स? सोवियत खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहा गया। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बनता है मिखाइल गोर्बाचेव। अगला टॉपिक क्या बनता है फ्रेंड्स? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव जन्म लेते हैं। कहां पर? सोवियत संघ में 1931 में। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म कब हुआ? 1931। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं 1985। कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बन जाते हैं फ्रेंड्स? महासचिव। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में होता है और ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं और 1988 तक आते आते ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव दो सुधार करना चाहते थे, राजनीतिक और आर्थिक।
कितने सुधार करना चाहते थे फ्रेंड्स? राजनीतिक और आर्थिक। मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 सुधार करे। उन 2 सुधारों का नाम था, एक का नाम था पेरेस्ट्रोइका और एक का नाम था ग्लासनोस्त। एक का नाम पेरेस्ट्रोइका, एक का नाम ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्रचना। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना, दोबारा से बनाना। और खुलापन, ग्लासनोस्त का मतलब था खुलापन। समझ गए फ्रेंड्स? मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 और सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1988। अंतिम राष्ट्रपति थे। कितने सुधार करना चाहे? 2, राजनीतिक और आर्थिक। कितने सुधार करे? 2, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना, ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन, ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन। समझ गए फ्रेंड्स? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। अब ये सुधार करने आए, कट्टरपंथियों के नेताओं ने इनका विरोध कर दिया। कट्टरपंथी के नेताओं ने इनका विरोध कर दिया और कट्टरपंथी के नेताओं की भूमिका निभाई थी बोरिस येल्त्सिन ने। किसने निभाई थी फ्रेंड्स? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन। कट्टरपंथी की भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्त्सिन ने। फिर एंड जाकर के 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने ही स्वयं ने घोषणा कर दी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। किसने घोषणा करी फ्रेंड्स? बोरिस येल्त्सिन ने। कब? 25 दिसंबर 1991। साथ ही साथ 3 देश और थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों देशों ने घोषणा कर दी कि हम सोवियत संघ में नहीं है। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो विघटन के बाद 12 देश जो थे वो CIS बना लेते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? 12 देश मिलकर के CIS बना लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 देश में। कितने देशों में फ्रेंड्स? 15 देशों से मिलके बना था सोवियत संघ। जब अलग हुआ तो 15 अलग होंगे, तो 15 में से 12 ने बना लिया CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। क्या बना लिया फ्रेंड्स? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अब उसमें 15 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? अब 15 हो गए हैं। ये सोवियत संघ के पहले के राष्ट्र थे। पहले के राष्ट्र थे। समझ गए फ्रेंड्स? अब अगला टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन का कारण। हमने क्या क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स? हमने पढ़ा बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली की विशेषता, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की विशेषता, शॉक थेरेपी, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन का कारण। अब हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? सोवियत संघ के विघटन का कारण। सोवियत संघ का विघटन होता है 15 देशों में। 25 दिसंबर 1991 में विघटन हो जाता है फ्रेंड्स। विघटन का पहला कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। विघटन का पहला कारण फ्रेंड्स नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। विघटन का दूसरा कारण सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, नौकरशाही का शिकंजा। किसका शिकंजा फ्रेंड्स? नौकरशाही का शिकंजा। सोवियत प्रणाली के विघटन, सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। दूसरा कारण सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। किसका शिकंजा फ्रेंड्स? नौकरशाही का शिकंजा। तीसरा कारण कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश, कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश। चौथा कारण था संसाधनों का ज्यादातर प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में। इसकी लड़ाई थी अमेरिका से, शीत युद्ध था, हथियारों की होड़ थी कि कौन ज्यादा बनाएगा, किस पे परमाणु बम ज्यादा। तो होड़ के कारण इनने सारे संसाधन, अधिकतम संसाधन कहाँ लगा दिए? परमाणु बम बनाने में। क्या बनाने में? परमाणु बम बनाने में। पांचवा कारण था प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देश के मुकाबले पीछे रह जाना। मतलब अमेरिकी की साइड के मुकाबले पीछे रह जाना। प्रौद्योगिक में और आर्थिक या बुनियादी ढांचे में किससे रह गया पीछे? अमेरिका से, पश्चिमी देशों से। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसके बाद है अगला कारण है छठा कि रूस की प्रमुखता। 15 देशों से मिलकर बना था, कई सारे देश थे, लेकिन प्रमुखता किसकी थी? रूस की। किसकी थी प्रमुखता? रूस की। सातवां कारण था, यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करने आए।
ग्लासनोस्ट तो पेरेस्ट्रोइका। कौन से सुधार करे बच्चों? ग्लासनोस्ट तो पेरेस्ट्रोइका। तो गोर्बाचेव के सुधारों का ही विरोध कर दिया। क्या कर दिया? गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध कर दिया कट्टरपंथियों के नेताओं ने। ये भी एक कारण बना। समझ गए फ्रेंड्स? ये भी एक कारण बना। अगला कारण था अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, रुक गई। उपभोक्ता वस्तु, खाने की वस्तुओं की कमी पड़ने लग गई। समझ गए फ्रेंड्स? ये 10 कारण हैं। 10 में से हमने 8 देख लिए। सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण क्या था? लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। दूसरा कारण था कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, नौकरशाही का शिकंजा, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध। ये सब इसके क्या बने? कारण। समझ गए फ्रेंड्स? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, परिणाम क्या निकलता है? मतलब जब कुछ काम हो जाए तो उसके बाद एंड में परिणाम क्या निकलता है? जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच क्या चल रहे थे? शीत युद्ध। दोनों के बीच क्या चल रहे थे? शीत युद्ध। शीत युद्ध चल रहे थे फ्रेंड्स। अब क्या होता है? ये शीत युद्ध खत्म हो जाता है। जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पहला परिणाम क्या निकला? शीत युद्ध खत्म। पहला परिणाम क्या निकला फ्रेंड्स? शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा परिणाम निकलता है, पहला परिणाम शीत युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया। दूसरा परिणाम निकलता है विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई और हथियारों की होड़ खत्म हो गई। पूरा विश्व पहले 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। पहले पूरा विश्व कितने ध्रुवों में बटा था? अब एक कट गया तो बचा एक। पूरे विश्व में एक ध्रुवीय बन गया। पूरा विश्व कैसा बन गया? एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया। किसका वर्चस्व? अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया। समझ गए फ्रेंड्स? सोवियत संघ के विघटन के कारण और विघटन के परिणाम। परिणाम क्या निकले? शीत युद्ध खत्म, अमेरिकी वर्चस्व का उदय। अमेरिकी वर्चस्व का उदय। किसका उदय? अमेरिकी वर्चस्व का उदय। और एक विचारधारा यानी कि पूंजीवादी विचारधारा अधिक शक्तिशाली हो गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया। 15 नए देश बने। 15 नए देश बने और सीआईएस की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? सीआईएस की स्थापना हो गई। ये तीसरा कारण, ये चौथा कारण। पांचवा परिणाम क्या निकला? सीआईएस की स्थापना हो गई। फिर शॉक थेरेपी अपनाई। पांचवा परिणाम शॉक थेरेपी। कौन सी थेरेपी? शॉक थेरेपी। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे शॉक थेरेपी क्या था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया ये देखते हैं। हमने पहला टॉपिक कर लिया बर्लिन की दीवार। किसकी दीवार? बर्लिन की दीवार। ये कर लिया। कब खड़ी करी गई? 1961। कितनी लंबी? 150 किलोमीटर। कितने वर्ष? 28 वर्षों तक। और कब गिर दी गई? 9 नवंबर 1989। दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने सोवियत संघ का जन्म। सोवियत संघ का जन्म हुआ था 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद या रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का जन्म हुआ। सोवियत प्रणाली क्या थी ये पढ़ लिया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया और यह समाजवाद के आदर्शों पर प्रेरित था और पूंजीवाद का विरोध करता था। यही सोवियत प्रणाली थी। सोवियत संघ की विशेषता, सोवियत प्रणाली की विशेषता पढ़ी। क्या पढ़ी फ्रेंड? सोवियत प्रणाली की विशेषता। फिर इसके बाद हमने पढ़ा चौथा गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव पढ़ लिया। उनका जन्म 1931, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 85 और राष्ट्रपति 88। कितने सुधार? 2। ग्लासनोस्त तो पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त तो मतलब खुलापन, पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना। अगला हमने पढ़ा सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991। कितने देश में? 15 देश से मिलकर बना था। 15 देश अलग हो गए। सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था ये पढ़ लिया। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, नौकरशाही का शिकंजा था, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध हुआ और लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। ये कारण बने सोवियत संघ के विघटन के। समझ गए फ्रेंड्स? अगला टॉपिक पढ़ा हमने सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकला? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया, पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई, उनका वर्चस्व हो गया और सीआईएस का गठन हुआ। 15 स्वतंत्र देश बन गए और फिर शॉक थेरेपी अपनाई। क्या अपनाई फ्रेंड्स? शॉक थेरेपी। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब इसके आगे हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी क्या थी। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी, ये ऊपर नहीं होता। शॉक थेरेपी क्या थी ये मैंने बता दिया परिणाम। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी।
क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। बच्चों क्या होता है शॉक थेरेपी का अर्थ? आघात पहुंचा करके उपचार करना। क्या होता है फ्रेंड्स? आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? तो साम्यवादी के पतन के बाद, यूएसएसआर के पतन के बाद, यानी 25 दिसंबर 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित करने के बाद सोवियत संघ के नेता जितने भी देश थे, सोवियत संघ के जितने भी देश थे, उन्होंने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन कर लिया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन कर लिया। इसी परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। समझ नहीं आया फ्रेंड्स? दोबारा बताते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। यूएसएसआर के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर इन साम्यवादी देशों ने समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन कर लिया, अपना मुख मोड़ लिया समाजवाद से पूंजीवाद की ओर। इसी परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? इसी परिवर्तन के मॉडल को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की पहली विशेषता, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है कि देखो, अब ये समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बदली, तो यानी कि पूंजीवाद की थोड़ी बहुत विशेषता बता देनी है। शॉक थेरेपी की पहली विशेषता क्या होगी? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व, अब सामूहिक नहीं है, सरकार का नहीं है, अब निजी स्वामित्व है। शॉक थेरेपी की पहली विशेषता मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। दूसरी विशेषता राज्य की संपदा का निजीकरण। जितनी भी चीजें थी सरकार की, अब वो कहां चली गई? निजी हाथों में। कहां चली गई फ्रेंड्स? निजी हाथों में। राज्य की संपदा का निजीकरण। तीसरा क्या बना? सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म। तीसरी विशेषता सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म। पहली विशेषता मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म। चौथी विशेषता मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? बंद अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी खुली अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था? मुक्त व्यापार। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, लेन देन, वहां की मुद्रा आ रही है, यहाँ की मुद्रा जा रही है, और पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पूंजीवाद के अलावा किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाना। मतलब हम तो अपनाएंगे सिर्फ पूंजीवाद ही अपनाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? शॉक थेरेपी का थी आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। समाजवाद से कहां चले गए? पूंजीवाद में। इसी परिवर्तन के मॉडल को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। पहली विशेषता मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म, राज्य की संपदा का निजीकरण, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया, पश्चिमी देशों से जुड़ाव, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। समझ गए फ्रेंड्स? शॉक थेरेपी की ये विशेषता हो गई। अब शॉक थेरेपी अपना तो लिया लाइट में, लेकिन अपनाने के बाद परिणाम क्या निकले? अपनाने के बाद परिणाम क्या निकले? शॉक थेरेपी का पहला परिणाम निकला। शॉक थेरेपी का पहला परिणाम क्या निकला? कि रूस की औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद रूस का बहुत बड़ा औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा गया, वो डवाडोल हो गया, चरमरा गया। और इसके परिणाम क्या निकले? अनुकूल नहीं निकले। इसके परिणाम अनुकूल नहीं निकले। दूसरा परिणाम हुआ, रूस की मुद्रा जो थी रूबल, रूस की मुद्रा रूबल, उसमें गिरावट आ गई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई फ्रेंड्स। रूसी मुद्रा रूबल में क्या आ गई फ्रेंड्स? गिरावट। पहली विशेषता रूस का औद्योगिक ढांचा, पहला परिणाम रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था
नष्ट हो गई। मध्यम वर्ग को समाज की परिधि के धकेल दिया, समाज की परिधि में धकेल दिया। मीडियम वर्ग को था ना समाज की परिधि में धकेल दिया, मीडियम वर्ग खत्म। 90% उद्योगों को जब वहां शौक थेरेपी अपनाई तो मेन परिणाम ये निकला, 90% उद्योगों को निजी हाथों में ले जा तू, औने पौने दामों में, निजी हाथों में, निजी कंपनियों में औने पौने दामों में, कम से कम दामों में बेच दिए, कम से कम दामों में बेच दिए, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहते हैं? जब शौक थेरेपी अपनाई तो उसके परिणाम स्वरूप 90% उद्योगों को औने पौने दामों में ऐसी दे दिया, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। ये आता है 1 नंबर का। समझ गए फ्रेंड्स। अब इसके आगे हमारा टॉपिक बनता है, अब हम पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया बर्लिन की दीवार, ये क्लियर होना चाहिए। बर्लिन की दीवार 1961 कब गिर दी गई? 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989। सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ का जन्म, सोवियत संघ का जन्म कब हुआ? सोवियत संघ का जन्म 1917, रूसी क्रांति के बाद या बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ का जन्म हो गया। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवाद के आदर्शों पर प्रेरित थी, पूंजीवाद का विरोध करती थी। विशेषता, 6 विशेषता बता देनी है। पहली विशेषता, समाजवाद के आदर्शों पर प्रेरित, पूंजीवाद का विरोध, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, न्यूनतम जीवन स्तर, बेरोजगारी नहीं थी, मिल्कियत का प्रमुख रूप, राज्य की संपदा, संसाधनों का सरकार का नियंत्रण संसाधनों पर, ये सब बता देना है। अगला हमने क्या पढ़ा? सोवियत प्रणाली का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का क्या पढ़ा हमने? विघटन। सोवियत संघ का क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स? विघटन। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब होता था? 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991। कितने देशों से मिलकर बना था? 15। कितने देशों से? 15। कितने देश ने CIS बनाया? 12 ने। बाद में कितने जुड़ गए? 3 और 15 हो गए। समझ गए फ्रेंड्स। मिखाइल गोर्बाचेव पढ़ा हमने। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931, गोर्बाचेव का जन्म 31। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 और राष्ट्रपति 1988। कितने सुधार करे? 2। कौन कौन से? ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। समझ गए फ्रेंड। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचा के उपचार करना। शॉक थेरेपी का परिणाम, विशेषता, ये सब मैंने बता दिया है। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। देखो, संघर्ष व तनाव के क्षेत्र, जब पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश, मतलब जो पहले जुड़े हुए थे सोवियत संघ से, वो गणराज्य, कई सारे गणराज्यों में संघर्ष के दौर चले। क्या चले? संघर्ष की आशंका चली, संघर्ष वाले क्षेत्र थे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ गई। इन देशों में बाहर के लोग, जब तक सोवियत संघ में थे कोई बाहर का नहीं आया, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ने लग गई। रूस के दो गणराज्य चेचेन्या और दागिस्तान। रूस के कितने गणराज्य? 2, चेचेन्या और दागिस्तान। रूस के 2 गणराज्य चेचेन्या और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन चले। कैसे आंदोलन? हिंसक आंदोलन चले। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि रूस के कितने गणराज्यों में हिंसक आंदोलन चले? रूस के 2 गणराज्यों में हिंसक आंदोलन चले, चेचेन्या और दागिस्तान। चेचेन्या, दागिस्तान, चेचेन्या, दागिस्तान। रूस के कितने गणराज्य? 2, चेचेन्या और दागिस्तान। क्या चले? हिंसक आंदोलन। समझ गए फ्रेंड्स। क्वेश्चन आएगा, वह गणराज्य जो 2 हिस्सों में बटा, वह गणराज्य जो 2 हिस्सों में बटा। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। समझ गए फ्रेंड्स। रूस का वह गणराज्य जो 2 हिस्सों में बटा, चेचेन्या, दागिस्तान। वह गणराज्य जो 2 हिस्सों, वह गणराज्य जो जहां अलगाववादी आंदोलन चले, चेचेन्या, दागिस्तान। वह गणराज्य जो 2 हिस्सों में बटा, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। वह गणराज्य, वह बाल्कन क्षेत्र जो कई हिस्सों में बटा, वह बाल्कन क्षेत्र जो कई हिस्सों में बटा, यूगोस्लाविया। यहाँ पे 1990 में गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण ये कई प्रांतों में बढ़ गया। 1990 में वह गणराज्य जहां 1990 में गृह युद्ध चला और कई हिस्सों में बटा, वो था यूगोस्लाविया।
दो हिस्सों में बटा चेकोस्लोवाकिया, कई हिस्सों में बटा यूगोस्लाविया, दो हिस्सों में चेकोस्लोवाकिया, कई हिस्सों में यूगोस्लाविया। वह गणराज्य जहां हिंसक आंदोलन चले, चेचन्या और दागिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान। ये कई यूगोस्लाविया कई हिस्सों में बटा, एक बना हर्जेगोविना, हर्जेगोविना, एक बना स्लोवेनिया, हर्जेगोविना स्लोवेनिया, हर्जेगोविना स्लोवेनिया, और एक बना क्रोएशिया, हर्जेगोविना स्लोवेनिया क्रोएशिया, हर्जेगोविना स्लोवेनिया क्रोएशिया। समझ गए फ्रेंड्स। रूस का वह गणराज्य, रूस रोक दूं, कंटिन्यू। रूस का वह गणराज्य जहां पे अलगाववादी आंदोलन चले, चेचन्या और दागिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान। रूस का वह गणराज्य जहां पे अलगाववादी आंदोलन चले, चेचन्या और दागिस्तान। वह गणराज्य जो कई हिस्सों में बटा, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। वह गणराज्य जो दो हिस्सों में बटा, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। यूगोस्लाविया कई हिस्सों में बटा, पहला क्या बना, हर्जेगोविना, हर्जेगोविना स्लोवेनिया, हर्जेगोविना स्लोवेनिया, और क्रोएशिया, हर्जेगोविना स्लोवेनिया क्रोएशिया। ये यूगोस्लाविया कई हिस्सों में बटा था 1990 में गृह युद्ध के कारण। बाल्टिक क्षेत्र, वह बाल्टिक क्षेत्र लिथुआनिया, लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा। किसने, वह बाल्टिक क्षेत्र जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा, तो लिथुआनिया। लिथुआनिया ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र। 1990 में लिथुआनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। 1991 में क्या बन गए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य बन गए। कौन कौन, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लताविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लताविया यूएनओ के क्या बन गए, सदस्य 1991। 2004 में आते आते नाटो में भी शामिल हो गए। 2004 में नाटो में, 1991 में यूएनओ में, यूएनओ में, किसमें, यूएनओ। समझ गए फ्रेंड्स। मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक, यानी कि 2001 तक, 1991 से लेकर के 2001 तक 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। क्वेश्चन आएगा, वह गणराज्य जहां 10 वर्षों तक आंदोलन चला, गृह युद्ध चला, 10 वर्षों तक क्या चला फ्रेंड्स, गृह युद्ध, तजाकिस्तान। वह गणराज्य जहां पे 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, तजाकिस्तान। मध्य एशिया का वह गणराज्य जहां पे 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, वो था तजाकिस्तान। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और आपसी विवाद के कारण युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। समझ गए फ्रेंड्स। अब तक हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना होने के कारण यहीं काट दी जा रही है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। भैया गला सूख गया इतना बोलते हुए।